सो आज अपन डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। अभी सेंट्रल बैंक क्या होती है तो देखो, सेंट्रल बैंक तो एपेक्स माना जाता है, यानी सबसे टॉप में माना जाता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है तो सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ही नियम कानून बनाती है पूरे बैंकिंग सिस्टम का इंडिया के अंदर। सेंट्रल बैंक जो इंडिया में है उसे अपन कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश की अपनी सेंट्रल बैंक होती है, हमारे देश की आरबीआई है। आरबीआई ही कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और सुपरवाइज करती है सारी एक्टिविटीज़ की जो इंडिया के कंट्री के बैंकिंग सिस्टम के अंदर होती है। सेंट्रल बैंक को एस्टेब्लिश किया था 1935 में, लेकिन उस समय प्राइवेट मैनेजमेंट हुआ करता था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि गवर्नमेंटल बैंक बना दी 1949 में, और उसका नाम रखा गया क्या, आरबीआई नाम रखा गया है। तो ये कहानी है इसके पीछे। नाउ अपने को देखना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है सेंट्रल बैंक के। तो देखो, सेंट्रल बैंक के वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन अपने को की ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। तो सेंट्रल बैंक जिम्मेदारी लेती है इंटरनल वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। इंटरनल वैल्यू यानी कि डोमेस्टिक करेंसी का परचेसिंग पावर देश के अंदर कैसा रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए जो है और सेंट्रल बैंक काम करती है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, यानी कि महंगाई दर बढ़े नहीं, ना इन्फ्लेशन आए ना डिफ्लेशन आए। 10 में ऐसा कह सकता हूँ। इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को मेंटेन करना, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी को प्रिजर्व करके रखना, फॉरेन करेंसी को प्रिजर्व करके रखना। सेकेंडली कि डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट फॉरेन करेंसी के साथ कैसा रहेगा उसको एक मेंटेनेंस करके रखना। अभी तो आप देख रहे हो $1 इक्वल टू 75 रुपये चला गया है, तो कोशिश की जाती है कि इसमें जो है स्टेबिलिटी रहे, ज़्यादा इंक्रीज ना हो। $1 इक्वल टू 100, 150, 125 यहाँ तक भी ना जाए। वैसे तो 75 भी बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। सेंट्रल बैंक ट्राई करती है, सिर्फ ट्राई कर सकती है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो है पूरे डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के ऊपर। जिस करेंसी की जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी वो उतना ज़्यादा एक्सचेंज रेट में महंगा होते जाएगा। एक समय था 1947 में $1 इक्वल टू ₹1 भी था, लेकिन अब नहीं है। देन प्राइस स्टेबिलिटी, मैंने बताया महंगाई दर बढ़े नहीं, प्राइस स्टेबल रहे किसी भी इकोनॉमी में, ये सेंट्रल बैंक का उद्देश्य रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करती है। प्रमोट इसलिए करती है क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को, हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, सर्विस सेक्टर्स को, सबको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो चाहती है आरबीआई की देश की तरक्की काफ़ी तेज़ी से हो, और इसी से हमारा जुड़ा हुआ नेक्स्ट पॉइंट कि ये प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये सारे रहते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल बैंक हमारे होते हैं यहाँ पे ख़त्म। वैसे जैसे ही आप फंक्शंस पढ़ लेंगे तो फंक्शंस पढ़ने के बाद आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी माइंड में कि किस टाइप से सेंट्रल बैंक का वर्किंग रहता है। सो अब डिस्कस करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ ए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या क्या मेन फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है नोट इशू। अब आपको पता है कि आरबीआई के पास ही पूरी जिम्मेदारी है, कंप्लीट पावर है, बल्कि मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक पावर वो इस जगह इंजॉय करती है। सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ अथॉरिटी है कि वो करेंसी जो है इंडिया की छाप सकती है, इशू कर सकती है। आरबीआई के पास ये पावर इसलिए है ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। जैसे कि रिक्वायरमेंट रहेगी इकोनॉमी की, उस हिसाब से मनी सप्लाई करे। अब इन्फ्लेशन चल रहा है तो मनी सप्लाई कम किया जाएगा, और डिफ्लेशन चल रहा है तो मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा। ये चीज़ अपन बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं जब अपन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। सेकेंड लिखा हुआ है बैंकर टू गवर्नमेंट। ये आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक जैसे काम करता है। जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल पर्सन का बैंक कौन होता है, कमर्शियल बैंक होता है, वैसे ही गवर्नमेंट का बैंक कौन होगा, वो होता है आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक जो है वो बैंक भी रहता है, गवर्नमेंट का एजेंट भी रहता है, और फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रहता है गवर्नमेंट का। कैसे रहता है, वो इसलिए रहता है क्योंकि गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स जो है वो आरबीआई ही मेंटेन करता है। गवर्नमेंट की तरफ से पैसों को देना और लेना, यानी कि पेमेंट को रिसीव करना या पेमेंट को करना, दोनों ही बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट में कौन करता है, आरबीआई करता है। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करना बैंक को, गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम आरबीआई लोन भी प्रोवाइड करता है। आरबीआई जो है पब्लिक डेब्ट भी मैनेज करता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में, वो आरबीआई की तरफ से ही किए जाते हैं। इसके अलावा आरबीआई जो है वो एज एन एजेंट भी काम करता है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, ये जितनी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ डीलिंग करनी रहती है गवर्नमेंट को, तो आरबीआई ही करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। इस हिसाब से वो एज एन एजेंट भी काम कर रहा है।
गवर्नमेंट के लिए। एंड फाइनली गवर्नमेंट के सारे फाइनेंशियल मैटर्स पे ये टाइम टू टाइम एडवाइजेस भी देता रहता है। दैट्स वाई इसको बोला जाता है कि ये गवर्नमेंट का बैंक है। नेक्स्ट दिया हुआ है बैंकर्स बैंक। सारे बैंकरों का बैंक कौन? आरबीआई। कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। एक तो सारे कमर्शियल बैंक को CRR मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। और ये कैश रिजर्व किसके पास दे के आते हैं? ये मिनिमम कैश रिजर्व जो है सेंट्रल बैंक रखती है, वही इसकी जो है कंप्लीट देख रेख करती है। दस अपन ऐसा कह सकते हैं कि हर बैंक को एक मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, और वो मिनिमम कैश रिजर्व खुद के पास नहीं रखना पड़ता है, बल्कि आरबीआई को देना पड़ता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि हर बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई है। हर कमर्शियल बैंक का बैंक कौन है? आरबीआई है। सेकेंड पॉइंट जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट में ज़्यादा गहराई में डिस्कशन करेंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बता दूं तो जब कमर्शियल बैंक को कहीं से भी उधार नहीं मिलता है तो आरबीआई उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। एंड थर्ड लिखा हुआ है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ जो है आरबीआई प्रोवाइड करता है। अब ये क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ को अगर आसान भाषा में समझोगे तो मान लेते हैं एक्सिस बैंक को अगर एचडीएफसी बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है, और एचडीएफसी बैंक को मान लेते हैं कोई थर्ड बैंक यूको बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करना है, ऐसी बैंकों को आपस में जितने भी ट्रांजैक्शन करने रहते हैं तो वो आरबीआई के अकाउंट के थ्रू ही करते हैं। इंटर बैंक अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन रहता है वो सेटल किया जाता है आरबीआई में, जो इन लोग बैंक खुलवा के अकाउंट खुलवा के रखते हैं उसके द्वारा। अब आपको पता है कि आरबीआई में दैट इज सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स रहते हैं, तो वहीं से इन लोग इंटर बैंक अकाउंट्स यानी इंटर बैंक बैंकिंग सिस्टम जो है फैसिलिटेट करते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक बैंक दूसरे बैंक का पैसा खाए ना, और एक बैंक और दूसरे बैंक के बीच में डिस्प्यूट ना हो। कैसे नहीं होगा? अगर इनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो आरबीआई के पास सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, आरबीआई के अंडर ही इन लोगों ने अकाउंट खुलवा के रखा है, तो आरबीआई के पास कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, वो देख सकता है कि इसने कितना रिकॉर्ड में क्या ट्रांजैक्शन किया है, तो कोई भी किसी के भी पैसे खा नहीं सकता है। या फर्दर कोई डिस्प्यूट होता है तो आरबीआई उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है, क्लैरिफाई करवा के देता है। दस अपन ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई जो है कि क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन करवाने के लिए। इन्हीं कारण से इसको बैंकर्स बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अभी ने बताया कि जब कमर्शियल बैंक के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, उसको कोई भी पैसे नहीं दे रहे, कोई उधारी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो सेंट्रल बैंक ही बीच में आती है, सेंट्रल बैंक ही उसकी मदद करती है। अभी आपने देखा होगा जैसे पंजाब नेशनल बैंक, उसमें नीरव मोदी वाला जो स्कैम हो गया था, तो 11,000 करोड़ का एक साथ झटका लग गया था। एंड आपको बता दूं 11,000 करोड़ का झटका लगना किसी भी एक पर्टिकुलर बैंक के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। ऑलमोस्ट वो डिफ़ॉल्टर भी हो सकते हैं, वो डूब भी सकती है वो बैंक। तो उस समय पीएनबी के ऊपर कोई जनता जो है, कस्टमर जो है भरोसा नहीं कर रहे थे, हर कोई अपनी एफडी निकलवा के चले जा रहे थे, यानी पैसे विड्रॉ करा के चले जा रहे थे, जबकि पीएनबी के पास पैसे थे ही नहीं। कहाँ से होंगे कि पूरे पैसे तो नीरव मोदी खा के चला गया था। सो उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि वो आरबीआई के पास गए, आरबीआई को बोले कि हमारी पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कस्टमर भी हमसे बिलीव नहीं कर रहे हैं और कस्टमर पैसा विड्रॉ करवाने आ रहे हैं जिसके लिए पैसा हमारे पास है भी नहीं। तो आरबीआई बीच में आया और आरबीआई ने उसको उधार दे के उसकी मदद की। अब ऑब्वियसली आरबीआई इसके बदले अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखता है, या सिक्योरिटीज़ जो है मॉर्गेज करवा देता है अपने पास, वो सब आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें देख के हैंडल करता है। दस अपन कह सकते हैं जब कमर्शियल बैंक के पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और अगर उन लोग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है? आरबीआई सॉल्व करके देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब आरबीआई जो है वो देखता है कि मनी सप्लाई कितनी दी जाए इकोनॉमी और कितनी नहीं दी जाए, यानी कि कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को, मनी सप्लाई के भी प्रोसेस को। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ ली सर अपन, यस अपन पढ़ चुके हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के तहत हमने ये पढ़ चुका है कि कैसे आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है, चाहे वो बैंक रेट से करे, चाहे वो सीआरआर से करे, चाहे वो एसएलआर से करे, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से करे। आई होप आपको वो सारे पॉइंट्स याद है क्योंकि अपन ने लास्ट ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी आती है, तो मान लेते हैं आप हो एक्सपोर्टर, आपने कोई गुड्स भेजा और आपको फॉरेन करेंसी मिल गई, आपको डॉलर मिल गया। अब इस डॉलर का आप क्या करते हो? आप अपने बैंक से एक्सचेंज करवा के आ जाते हो। आपको तो डॉलर का कोई काम नहीं है, आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको डॉलर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए रहता है? आपको चाहिए रुपया। तो आप क्या करते हो? आप जाते हो बैंक के पास और उससे एक्सचेंज करके आ जाते हो, यानी कि डॉलर देते हो और रुपये लेके आ जाते हो।
क्या बैंक रखी रहती है अपने पास वो डॉलर को? तो आंसर इज़ नो। कंप्लीट डॉलर की जितने भी एक्सचेंज हैं या मतलब फॉरेन करेंसी के जितने भी एक्सचेंज है, या फॉरेन करेंसी को मैं आसान भाषा में डॉलर के रूप में समझा रहा हूँ, तो जब जब मैं डॉलर बोलूँ आप फॉरेन करेंसी समझ जाना। तो डॉलर के जितने भी एक्सचेंज किए जाते हैं या डॉलर जितना भी हमारे देश में आता है, उन सब का कस्टडी कौन रखता है? सेंट्रल बैंक रखता है। आपका कमर्शियल बैंक भी आपको एक्सचेंज करके देता है, लेकिन कमर्शियल बैंक अपने पास नहीं रखते उन डॉलर्स को, वो जाके आरबीआई से एक्सचेंज करवा देता है। तो फॉरेन करेंसी का जितना भी रिजर्व है वो कौन मेंटेन करके रखता है? आरबीआई ही मेंटेन करके रखता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व से को रखने से आरबीआई को एक और एडवांटेज मिलता है कि कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है एक्सचेंज रेट में, एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट में, तो आरबीआई इन्हीं फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करती है डिमांड या सप्लाई को बढ़ाने या घटाने में। सर इसका क्या मतलब है? इसको आसान भाषा में ऐसा समझो, जब डॉलर के रेट्स बढ़ते जाएंगे तो जानबूझ के आरबीआई क्या करेगी? फॉरेन करेंसी को रिलीज़ कर देगी, यानी बहुत ज़्यादा सप्लाई कर देगी इकोनॉमी में। और आप जानते हो किसी भी चीज़ों की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका रेट टूट जाता है, यानी कि कम होने लग जाता है। एंड वाइस वर्सा, अगर डॉलर का रेट ज़रूरत से ज़्यादा गिर जाता है, उसको भी मेंटेन करने के लिए कई बार क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को खुद ही इंक्रीज़ करने के लिए आरबीआई सप्लाई रोक देती है अपने फॉरेन करेंसी का, ताकि वो डिमांड को मेंटेन कर पाए। सप्लाई रोक देती है यानी कि सप्लाई कम हो जाएगी, और किसी भी चीज़ में डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम तो रेट ज़्यादा होता है, और सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम तो रेट टूटता है। सो इस प्रकार से डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्या सर आरबीआई के करने से ये इनफ हो जाता है? तो आंसर इज नो। आरबीआई के करने से इनफ नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट में जितनी डिमांड रहती है जिस करेंसी की, उसके उतने ज़्यादा रेट हो पाते हैं। तो आरबीआई सिर्फ कोशिश कर सकता है, एक छोटी सी कोशिश अपन कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आरबीआई के ऐसे फंक्शंस करने से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाए फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट को। अगर ऐसा होता तो हमारी इकोनॉमी में अब $1 = 75 रुपये नहीं होता, आरबीआई मेंटेन करके रखता और $1 = 1 रुपये ही करता। ऑब्वियस सी बात है, आरबीआई सिर्फ फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर सकती है। मतलब अगर कोई मेजर फ्लक्चुएशन हो गया, 75 का 80 रुपये हो गया अचानक से रातों रात, तो उसको कंट्रोल कर सकती है, इतना रिजर्व उसके पास मेंटेन रहता है। सो इसी के साथ ये पूरा टॉपिक होता है समाप्त। हमने देख लिया सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल बैंक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक अपन काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, तो ये डिस्टिंक्शन बिटवीन जो है ये आपको खुद से रीड करना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपना ब्रांड न्यू टॉपिक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट करता है, जैसे कि लोन देना हो गया, डिपॉजिट लेना हो गया, इन्वेस्टमेंट करना हो गया, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करता है। कुछ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे देश के जैसे कि सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ब्रोकरेज फर्म्स है, इंश्योरेंस कंपनी है, मॉर्गेज कंपनीज है। ये सारी कंपनीज क्या काम करती है? ये सारी कंपनीज जो है वो फाइनेंशियल फाउंडेशन देने की कोशिश करती है किसी भी इकोनॉमी को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करती है, या अपन ऐसा कह सकते हैं पूरी इकोनॉमी में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ये छोटा सा एक जिस्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। अब अलग अलग नाम आएंगे और अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। 1948 में ये बना था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था कब? 1 जुलाई 1948 में। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम ये था कि मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया जाए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई थी, और ये कौन सी वाली थी? IFCI। IFCI का मेन काम ये था कि जितनी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दिया जाए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को। और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को आप क्रेडिट इसलिए देते हैं ताकि उन लोग लॉन्ग टर्म पीरियड में ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर पाए, इंडस्ट्री को ग्रो कर पाए। तो इसी प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेट इज IFCI जो है वो लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करता है, वो भी 25 सालों तक, यानी कि आप समझ सकते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको लोन जो है फॉरेन करेंसीज में भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप जो है फॉरेन गुड्स को परचेस कर सके। कई बार अपन मशीन जो है बाहर से मंगाते हैं तो उनके लिए हमें फॉरेन करेंसीज पे करना पड़ता है। मान लेते ये इंडिया है और इंडिया जो है अपने गुड्स USA से मंगा रहा है, तो USA से गुड्स मंगा रहा है तो इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। और कौन से पेमेंट लेते हैं इन लोग? क्या रुपए लेंगे? तो आंसर इज नो, इनको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फॉरेन करेंसीज के लोन की ज़रूरत पड़ती है, और ये लोन
इंडस्ट्रीज़ को कौन प्रोवाइड करता है, IFCI प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ आपके लिए गारंटी प्रोवाइड करता है ताकि आप पेमेंट जो है थोड़ा लेट कर सके इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। यानी इसी एग्जांपल को समझते हैं, यदि आप क्या मशीन इंपोर्ट करवाए हो, गुड्स इंपोर्ट कराए हो USA से और आपके पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए, फ्यूचर में होगा मे बी आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आपकी तरफ से ये IFCI गारंटी भी लेगा कि आप जो है USA कंपनी आप इनको 2 महीने या 3 महीने की इनको मोहलत दे दो और ताकि इन लोग जो है बाद में आपको पेमेंट दे सके। और अगर ये लोग नहीं दे पाते तो उसके लिए गारंटी मैं लेता हूँ। गारंटी लेने का मतलब ये रहता है कि अगर किसी भी कारण से इंडस्ट्री यूनिट्स पेमेंट नहीं कर पाएगी तो IFCI को फिर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है IFCI पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर लेती है इंडस्ट्री यूनिट्स की, और अगर क्रेडिट वर्दी रखते हैं तो ही उनकी गारंटी लेती है, अदरवाइज नहीं लेती है। तो ये सारे कुछ काम है IFCI के। नेक्स्ट अपन देखते हैं, छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC 1953। 1953 ये जो है फर्स्ट SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किया गया था, वो भी पंजाब में। आज की तारीख में देखें तो 18 SFCs है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है SFC का? मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दिया जाए, इनको फाइनेंशियल बर्डन जो है इनका रिड्यूस किया जाए और इनको एक हिसाब से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जाए। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में मीडियम या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रहती है, उनको प्रमोट किया जाता है, उनको फाइनेंस किया जाता है, उनको पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उन्होंने ठीक तरीके से बिजनेस कर सके। नेक्स्ट रीड करते हैं अपन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप ICICI के नाम से जानते हैं। ये 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, वो भी प्राइवेट सेक्टर्स, यानी प्राइवेट सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज़ को ये डेवलप करना चाहती थी। और ये डेवलप कैसे करना चाहती थी? ऑब्वियसली इनको लोन और एडवांसेस प्रोवाइड करके और अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके प्राइवेट सेक्टर्स में इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहती थी, इसलिए इसको एक प्राइवेट बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा SIDC। SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1960 में ये डेवलप हुआ था। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना स्टेट के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में मदद करना। आज की तारीख में देखा जाए तो 28 SIDC इंडिया में ऑलरेडी मौजूद है, यानी 28 SIDC है जो अपने ही स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ को इतना ज़ोरों शोरों से प्रमोट इसलिए किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी इकोनॉमी ग्रो कर सके। नाउ नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI 1964 में एस्टेब्लिश हुई थी। इसकी डेट भी लिखी हुई है, 1 Feb 1964 में UTI को एस्टेब्लिश किया गया था। मेन एम UTI का था ये था कि जो स्मॉल सेविंग्स लोग करते हैं उनकी सेविंग्स को इकट्ठा करना और फिर उनकी सेविंग्स को एक पर्टिकुलर चैनल में डालना या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, यानी कि उसमें कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करवाना। मतलब छोटे छोटे हाउस होल्ड से सेविंग लेना, उसको इकट्ठा करना, फिर एक बड़ी सेविंग बनाना और कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट करना। अब ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो होगी, इसमें जो होंगे फ़ायदे या प्रॉफिट जो होने वाला है, जिसको अपन इकोनॉमीज़ भी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसका फ़ायदा ये सारे स्मॉल इनकम ग्रुप वालों को देना, यानी बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट किस में बटेगा? इन सारे जो स्मॉल इंडिविजुअल थे उनमें बटेगा। ये UTI का मेन कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था सर? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले मोबिलाइज करो जितने लोगों की सेविंग्स है या स्मॉल इन्वेस्टर्स की सेविंग को मोबिलाइज करना यानी इकट्ठा करना, फिर उसको पर्टिकुलर सेविंग्स को इकट्ठा करके चैनलाइज करना, वो भी कहाँ पे? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में, यानी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ पे आपको हायर रिटर्न्स मिल सके। फिर रिटर्न्स मिल जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर रिटर्न्स आप इनके लौटाओगे और स्मॉल इनकम ग्रुप्स वालों को प्रोवाइड करोगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स, यानी कि जो प्रॉफिट मिलने वाला है आपको कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट से या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट से, वो इन सब लोगों में बांटना। ये था UTI का मेन एम। नाउ नेक्स्ट आया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको अपन IDBI बोलते हैं। ये 1964 1 जुलाई 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या था? ये एपेक्स बैंक था। एपेक्स यानी सबसे टॉप मोस्ट बैंक था, सबसे ऊपर बैंक था इंडस्ट्रियल क्रेडिट में। 1976 तक ये सब्सिडरी बैंक था RBI का, यानी RBI का ये सिस्टम कंसर्न था, सब्सिडरी था, यानी उसके नीचे ही कई पार्ट मान लो। लेकिन 1976 के बाद से इसको ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बना दिया गया, यानी इसको अलग से अस्तित्व दिया गया। ये नो
नो मोर आरबीआई का सब्सिडी रहा, आरबीआई के सब्सिडी कंपनी से इसको हटा दिया गया। तो क्या हो रहा हूँ मैं, जुलाई 1964 में आया था, इसको एपेक्स बैंक बनाया था इंडस्ट्रियल क्रेडिट के लिए। इन्हें इंडस्ट्रियल क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी नियम कानून रूल्स रेगुलेशंस वगैरह रहेंगे वो ये सब तैयार करता था और सब रेडी करता था 1976 तक। लेकिन 1976 के बाद क्या, ये आरबीआई का पार्ट नहीं रहा, आरबीआई की सब्सिडी कंपनी नहीं रही, इसको ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन बना दिया गया। इसके अलग अलग फंक्शंस दिए हुए हैं, ये अपन देख लेते हैं कि कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश करना और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना सारे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच में, फाइनेंस प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ये भी एक इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन था। डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड के द्वारा फाइनेंस किया जाता था वीकर इंडस्ट्री यूनिट्स को, यानी ऐसी इंडस्ट्री यूनिट्स जो वीक है काफ़ी ज़्यादा, या फिर इनकी प्रोडक्टिविटी उतनी खास नहीं है, या फिर जो है इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है, इनकी क्या की जाती थी, मदद की जाती थी, इनको जो है रिवाइव करने की कोशिश की जाती थी। इसके अलावा हेल्प करना, क्रिएट करने में, एक्सपांड करने में और मॉडर्नाइज करने में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्राइवेट सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना। मॉडर्नाइजेशन करना इसका मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए आपको बहुत सारे पैसे आपके पास होंगे तब तो आप एडवांस टेक्नोलॉजी परचेस कर पाओगे। तो आईडीबीआई जो है हेल्प करता था या लोन प्रोवाइड करता था इन प्राइवेट सेक्टर्स को, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ कर सके, परचेस कर सके। एंड फाइनली एक्सपोर्ट फाइनेंस के लिए मदद करती थी, यानी अगर किसी कंपनी को एक्सपोर्ट करना है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे या जो भी तामझाम होगा उसको आईडीबीआई करने की कोशिश करती थी, ताकि लोग जो है आसानी से इंडस्ट्री यूनिट्स एक्सपोर्ट कर सके और एक्सपोर्ट के टाइम में जितना पैसा रिक्वायर्ड है वो आईडीबीआई प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। ये 1 मार्च 1982 में डेवलप हुआ था। ये नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है और इसका एरिया क्या था, सिर्फ फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना। इंडिया में फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना ही मेन एम था इसका। इसके सारे फंक्शंस जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही थे, इसके कोई और दूसरे काम नहीं थे। इसका मेन काम क्या था, सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज ऐसे इंटरमीडिएरीज होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, यानी इन लोग जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और उसी डिपॉजिट का यूज़ करके इन लोग लैंडिंग भी नहीं कर सकते हैं। इस जो बीआर के अंदर आते हैं यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते हैं वही सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और लोन प्रोवाइड कर सकते हैं उन्हें उन्हीं डिपॉजिट का। तो उन्हें अपन नॉर्मल बैंक्स कहते हैं। ये एनबीएफसी क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। एनबीएफआई क्या है, ये बैंकिंग से अलग है, ये बीआर रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आती है। आसान भाषा में समझे अपन इसको, तो ये बीआर एक्ट के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसको ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माना गया है जो बैंकिंग नहीं है। दैट्स वाई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इसको कहते हैं। देन आता है हमारा नाबार्ड, जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो एक बात याद रखना, ये जितने भी इसके एक्रोनिम्स है इसको आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार क्या है फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन भी दे सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, फिलअप्स के फॉर्म में भी आ ही जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। जुलाई 1982 में नाबार्ड को लाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्राफी कार्ड। नाउ ये एपेक्स बॉडी था, यानी टॉप मोस्ट सबसे हाईएस्ट ऊपर पावर वाली बॉडी था एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए। इसने आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सारे फंक्शंस को टेक ओवर कर लिया था। एक हिसाब से अपन ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई ने नया बॉडी बना दिया जिसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई, और वो क्या था, नाबार्ड था, जो 1982 में बनाया गया था। और इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम था एग्रीकल्चर क्रेडिट देना, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करना, यहाँ तक कि एग्रीकल्चर के से रिलेटेड स्टडी में रिसर्च करना एंड रूरल का डेवलपमेंट करना, यानी गांव का डेवलपमेंट करना। ये सारी चीज़ें जो है नाबार्ड के अंदर आती है। देन आती है एलआईसी, जो जिसको अपन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। उसके पहले कुछ 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी, यानी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी कुछ 245 थी और सबका काम यही था कि लोगों से पैसा लेना और उनको बोलना कि हम हमको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा टू मच कंपनियां हो गई थी, गवर्नमेंट को डर लग गया कि अब इतनी सारी कंपनियां थोक के भाव में खुलते जा रही है इंश्योरेंस के नाम पे, कहीं इन लोग पैसा लेके रफू चक्कर ना हो जाए या भाग ना जाए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने इन 245 कंपनियों को मिला के नेशनलाइज किया और 1956 में एक एलआईसी बना दी गई, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना दिया गया, यानी एक गवर्नमेंट की कंपनी हो गई। आप ऐसा समझ लो, इन सारी 245 कंपनियों को टेक ओवर कर लिया। इन सारे के पास जितनी भी पॉलिसी होल्डर्स थे इनके पास, उन सबको टेक ओवर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने कर दिया, यानी कि गवर्नमेंटल बॉडी बना दी गई LIC के नाम पे। प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि जितने भी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके पैसे हैं उनको बचाना, और जितना भी फंड इन लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मिसयूज़ होने से रोकना। तो हो सकता था कि अगर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज थी तो उन लोग इनके पैसों का मिसयूज़ करती या फिर लेके ही भाग जाती, तो इन दोनों चीज़ों से पॉलिसी होल्डर्स को बचाया गया। साथ में जितने भी पैसे मिले थे गवर्नमेंट को इन पॉलिसी होल्डर्स के द्वारा, यानी 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने जितने भी पॉलिसी होल्डर से पैसे लिए थे, इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया, इन इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर दिशा दिखाई गई, जिसमें से उनके पैसों से 87.5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज किया गया और जबकि 12.5% क्या है प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो यानी आपके पैसे सेफ है, आपके पैसे डूबेंगे नहीं। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी, इन्वेस्टमेंट की गई थी जितने भी पॉलिसी होल्डर से फंड मिले थे। तो ये रोल था बेसिकली LIC का। नाउ नेक्स्ट आता है GIC, डेट इज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1972। अब इसको भी नेशनलाइज किया था। कुछ बड़ी कंपनीज थी और 100 छोटी छोटी कंपनियां थी, उन सबको नेशनलाइज करके मर्ज करके GIC बनाया गया था। बेसिकली अभी ये लोग 4 कंपनी में इनके काम बटे हुए, एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये सारी नेशनलाइज की गई है, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ही है। और इन लोग इंश्योरेंस सर्विसेज किससे रिगार्डिंग बेचते हैं? इन लोग रिस्क के रिगार्डिंग इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे कि जो मशीन्स रहती है फैक्ट्री के अंदर उसका इन लोग इंश्योरेंस करते हैं। आपके दुकान में या आपके मटेरियल्स का फायर एक्सीडेंट ना हो जाए उससे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली GIC का काम यही होता है कि आपको किसी भी रिस्क से बचाना रहता है, रिस्क के अगेंस्ट में आपको जो है पॉलिसी प्रोवाइड की जाती है, जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, सिकनेस हो गई या फिर फिजिकल एसेट का डैमेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है GIC के अंदर आती है। नाउ नेक्स्ट आता है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988। तो ये सेबी जो है 1988 में सेटअप किया गया था। इसको स्टैच्यूटरी रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 1992 में। मेन पर्पस क्या था सेबी का मेन पर्पस था कि स्टॉक मार्केट के बिजनेस को रेगुलेट करना या जितने भी सिक्योरिटीज़ मार्केट है उनके कंप्लीट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना यानी कि देख रेख करना, ऑब्जर्व करना, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी हर्षद मेहता स्कैम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। हर्षद मेहता स्कैम में यही था कि सिक्योरिटीज़ के साथ जो है वो छेड़छाड़ की जा रही थी या फिर जितने ट्रांजैक्शंस थे वो पूरे के पूरे लीगल नहीं थे, तो उनके ऊपर नज़र रखना ये सेबी का काम होता है। खैर वो पिक्चर 1992 के स्कैम के ऊपर बेस्ड है। उस समय सेबी के पास इतने ज़्यादा पावर नहीं हुए करते थे जितने आज की तारीख में होते हैं। तो सेबी बेसिकली देखता है कि कंपनी आसान भाषा में समझे तो ये लायक है कि नहीं, क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, और ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही है शेयर मार्केट से रिलेटेड, अपने शेयर्स वगैरह जो ये इशू करवा रहे हैं शेयर मार्केट में, ये सब लीगली हो रहा है कि नहीं और सारी लीगल एक्टिविटीज़ के द्वारा हो रहा है कि नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि फेक कंपनियां अपने शेयर्स ओपन करके रखी और पब्लिक का पैसा लूट के गायब हो जा रही है या फिर डिफ़ॉल्टर घोषित हो जा रही है। इन सारे चीज़ों को सेबी ध्यान में रखता है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट करने का काम जो है वो सेबी करता है, और जहाँ पे इसको कहीं लूप होल्स मिलते हैं तो ये डंडा भी पीछे से लगाता है। तो इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं सेबी का पूरा ये काम है कि स्टॉक मार्केट के सारे बिजनेस लीगली तरीके से हो। देन आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1966 में इसको डेवलप किया गया था। मेन काम क्या था, इसको प्रमोट करना था सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, वो भी एशिया और पैसिफिक के कंट्रीज़ में। इसको ओन किया गया है, किसने ओन किया है? गवर्नमेंट और 37 कंट्रीज़, वो भी रीजन से, एंड 16 कंट्रीज़ आउटसाइड द रीजन से। तो ऐसा कह सकते हैं 37 और 16 कंट्रीज़ की गवर्नमेंट जो है ADB के ओनर है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ये MCQ पर्पज़ के लिए याद रखना, VIMP है। और आज की तारीख में इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है पॉवर्टी को रिड्यूस करना, यानी एशिया एंड पैसिफिक रिलेटेड रीजन्स की जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन का काम कर रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको 1966 में बनाया गया था। और 37 + 16 कंट्रियाँ से इसकी गवर्नमेंट जो है ओनर है, ऐसा अपन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अपन IMF बोलते हैं। ये मार्च 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का आउटकम्स है ये, मतलब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस है, और उसके तहत डिसाइड किया गया था कि IMF को बनाना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाना है। इसका मेन एम क्या रहेगा? इसका मेन एम ये रहेगा कि फेयर प्रैक्टिस को जो है देखा जाए, फेयर प्रैक्टिस होए, वो भी
किसके रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग। फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का जो भी मसला है उनमें सब फेयर प्रैक्टिस होनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी टाइप की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से आसानी से गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करवा सके, वो भी विदाउट एनी डिसरप्शन या फिर विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, मान लेते हैं अभी $1 = 70 रुपये है और कोई कंट्री रेडी नहीं है इसको पे करने के लिए, बोलते हैं हम 65 रुपीज़ पे करेंगे या 60 रुपीज़ पे करेंगे या 80 रुपीज़ पे करेंगे, तो उस टाइम पे आईएमएफ जो है अपना रोल प्ले करता है। फॉरेन एक्सचेंज जो है जनरली निकालने में आईएमएफ मदद करता है, और फेयर प्रैक्टिस की जाए जब भी फॉरेन एक्सचेंज हो तो उसके ऊपर नज़र आईएमएफ रखता है। इसके अलावा जो इकोनॉमी डेफिसिट से गुजर रही है, यानी कि जो उन लोगों का इंपोर्ट ज़्यादा हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, डेफिसिट का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लेते हैं इंडिया ने इंपोर्ट कर दिया है $100 करोड़ की और एक्सपोर्ट किया है $70 करोड़, तो इंपोर्ट किया तो 100 करोड़ देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट किया तो 70 करोड़ रिसीव किया है, यानी कि $30 करोड़ की इंडिया के पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो फिर वो किससे मांग सकता है मदद? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग सकता है। उस टाइम पे ये लोग बीच में आ जाते हैं। डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ वही सारे ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बेसिकली इसके अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है कोटा, ये इसी के पार्ट है आईएमएफ का ही। कोटा क्या है? कोटा यानी कि मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन जो आपको देना पड़ता है आईएमएफ का पार्ट बनने के लिए, और इसको फिक्स किया जाता है आपकी नेशनल इनकम को और इंटरनल ट्रेड को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए जो है वो मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन फिक्स की जाती है। और वो कितना अमाउंट रहेगा वो तो खैर आईएमएफ आपको बताएगा, और आपकी नेशनल इनकम को मद्देनज़र रखते हुए। और ये जो कोटा है, ये जो आपको मेंबरशिप कंट्रीब्यूशन है, इसमें 25% आपको गोल्ड के रूप में पेमेंट करना है और बाकी 75% डोमेस्टिक करेंसी के रूप में पेमेंट करना है। मान लेते हैं कि आपकी मेंबरशिप फीस मान लेते हैं 10 करोड़ है, तो जिसमें से 2.5 करोड़ आपको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड देना है और 7.5 करोड़ इंडिया को रुपये के फॉर्म में देना पड़ेगा। ये होता है कोटा। नाउ नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। भाई ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं? $1 = 75 रुपये ही कैसे डिसाइड किया जाता है? तो पहली चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अप्लाई होती है, जैसे कि डिमांड जिस करेंसी की ज़्यादा होगी उसके रेट्स भी ज़्यादा होंगे, और जिसकी डिमांड कम होगी उसके रेट भी कम होंगे। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको एज अ कंट्री ये बताना पड़ेगा, पार वैल्यू बतानी पड़ती है अपने डोमेस्टिक करेंसी की। पार वैल्यू आपको डिक्लेयर करनी पड़ती है। और ये पार वैल्यू में क्या रहता है? इस पार वैल्यू में रहता है कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बदले कितना गोल्ड एक्सचेंज करने को रेडी है, या फिर अपनी डोमेस्टिक करेंसी के बदले कितना डॉलर एक्सचेंज करने को रेडी है, ये आपको खुद से बताना पड़ता है। तो या तो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी रेट को डिसाइड किया जा सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ डॉलर भी रेट को डिसाइड किया जा सकता है। अब इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कैसे करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो मान लेते हैं कि यूके से पूछे भाई तू बता अपनी करेंसी के बदले कितना गोल्ड एक्सचेंज करेगा, तो उसने बोला 1 पाउंड के बदले मैं 10 ग्राम गोल्ड एक्सचेंज करने को रेडी हूँ, यानी 1 पाउंड के बदले मैं 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एक्सचेंज कर सकता हूँ। वहीं अगर हमने अमेरिका से पूछा तो उसने बोला $1 के बदले हम 5 ग्राम ऑफ गोल्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। भाई यूके ने क्या बोला? 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, और अपने अमेरिका ने क्या बोला? 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि $2 में 10 ग्राम ऑफ गोल्ड आ जाएगा। तो आप बोलोगे ये अपन ऐसा कह सकते। तो दोनों ने अपनी करेंसी को किसके साथ कंपेयर करके बताया? गोल्ड के टर्म में बताया है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि 1 पाउंड जो कि 10 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है, वो किसके बराबर होगा? $2 के बराबर होगा, क्योंकि $2 भी 10 ग्राम ऑफ गोल्ड है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं। यस, तो 1 पाउंड के बदले आपको क्या मिल जाएगा? $2 मिल जाएगा। आपके सामने ये एक्सचेंज रेट आ चुका है, अपन ऐसा कह सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कि अपनी नेशनल करेंसी के बदले कितना गोल्ड आप डिक्लेयर करना चाहते हैं या कितना आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उसके द्वारा क्या निकाला जाता है? एक्सचेंज रेट बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो एक्सचेंज रेट यस निकाला जाता है आईएमएफ के द्वारा। मेंबर्स ऑफ आईएमएफ को डिक्लेयर करना पड़ता है पार वैल्यू अपनी करेंसी का इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या अमेरिकन डॉलर, और एक बार पार वैल्यू डिफरेंट करेंसी की फिक्स कर दी हो जाती है, बता दी जाती है, तो फिर एक्सचेंज रेट निकाले जा सकते हैं बड़े आसानी से। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स 1969। ये 1969 में इंट्रोड्यूस किया किसने? आईएमएफ ने। ये एक ऐसी स्पेशल करेंसी है जो आईएमएफ खुद ही इंट्रोड्यूस किया है, और ये 2 कारण से किया है। पहले तो देखो आपको 25% गोल्ड के रूप में पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपको गोल्ड नहीं देना
लेना है तो आप SDR ले सकते हैं IMF से, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स ले सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि शॉर्टेज ऑफ गोल्ड को ओवरकम करने के लिए SDR निकाले गए थे, या फिर गोल्ड की मूवमेंट को रोकने के लिए SDR निकाले गए थे। भाई आपको गोल्ड भेजना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी गोल्ड की, तो उसके बदले आप SDR खरीद सकते हैं IMF से। इसी कारण से SDR को क्या बोला जाता है, एक पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। SDRs आर इन कूपन, डेट इज इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ गोल्ड, तो इसे अपन पेपर गोल्ड भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट अपन ने पढ़ा IMF के बारे में। नाउ नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक को एस्टेब्लिश किया था 1947 में, और ये भी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो है एस्टेब्लिश किया गया था, यानी ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, उसका आउटकम है वर्ल्ड बैंक को बनाना। खैर वर्ल्ड बैंक का मेन काम क्या था, वर्ल्ड बैंक का ये काम था कि जितनी भी मेंबर्स कंट्री है उन्हें रिकन्स्ट्रक्शन करना है। सर रिकन्स्ट्रक्शन क्यों करना है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना भी नुकसान हुआ था उन डैमेजेस को दूर करने के लिए, उन डैमेज से बाहर आने के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था। यानी सारे देश ने मिलकर ये सोचा था उस समय जितनी मेंबर कंट्रीज थी कि हम मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी नुकसान हुए हैं उन सारे डैमेजेस को दूर करने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। इसलिए वर्ल्ड बैंक का ओरिजिनल नाम अभी वर्ल्ड बैंक है, लेकिन उस समय क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये इसका नाम था उस समय। बाद में इस नाम को चेंज करके वर्ल्ड बैंक रख दिया गया था। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो है 1947 में एस्टेब्लिश किया गया था, और जितनी भी मेंबर कंट्रीज थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको जितना भी नुकसान हुआ था उन सारे डैमेजेस को हटाने के लिए और रिकंस्ट्रक्शन उन कंट्रीज़ में करने के लिए वर्ल्ड बैंक को निकाला गया था। देन आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA को 1960 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसको एफिलिएट करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की एफिलिएशन से ही ये काम करता है। मेन एम क्या है IDA बनाने का, IDA का मेन एम ये है कि असिस्टेंट प्रोवाइड करना, यानी मदद प्रोवाइड करना लो डेवलप्ड कंट्रीज़ को। और कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कंट्री लो डेवलप्ड कंट्रीज है या हाई डेवलप्ड कंट्रीज है, तो जिनकी पर कैपिटा इनकम $520 से कम थी 1975 में, जिनकी पर कैपिटा इनकम $520 से कम थी। सर ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं टोटल इनकम जो है हमारे देश की है 100 करोड़, ठीक है, ये टोटल इनकम है, ठीक। और हमारे देश में मैं बोलता हूँ कि 2 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। तो बताओ पर मेंबर के हाथ में कितने रुपए आए, तो आप बोलोगे सर 100 करोड़ टोटल कमाए, 2 करोड़ अगर जनता है तो 50 रुपये आया। तो ये 50 को मैं क्या बोलूँगा, पर कैपिटा इनकम बोलूँगा, यानी पर पर्सन इनकम कह सकते हैं। तो उस समय 1975 में पर कैपिटा इनकम जिसकी $520 या उससे कम रही थी उन्हें लो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा गया था, और इनको क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ही IDA को बनाया गया था। IDA जो है वर्ल्ड बैंक से ही एफिलिएटेड है, और ये जो लोन प्रोवाइड करता था वो चीप टर्म्स में करता था, यानी काफ़ी कम इंटरेस्ट में करता था। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक के लोन से भी कम इंटरेस्ट में IDA जो है आपको लोन प्रोवाइड करता था। तो इसी के साथ सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे बुक में दिए हुए होते हैं समाप्त। वैसे तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी है, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। और ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं उसमें भी आपको सिर्फ थोड़े थोड़े इनके बारे में दिया हुआ है, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन या थोड़े थोड़े वर्क इसके समझाए गए। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आपको ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है। MCQ के बेसिस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कुछ कुछ, जैसे कि कब एस्टेब्लिश हुआ, या मेन काम इनका क्या था, या इनके ओरिजिनल नेम क्या थे। इस टाइप के क्वेश्चन MCQs में आपसे पूछ सकता है। तो एक ओवरऑल नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये चैप्टर करते हैं समाप्त। किसी को भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।